जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अर्जू व अतमन्ना अन्नकुम बिखैरियतिल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। मर्रतन उखरा अना हाज़िरुन अमामकुम फी हाज़िहि दरजा। एक मरतबा फिर मैं आपके सामने इस क्लास में हाजिर हूँ। आज का डियर स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर नंबर 2 है। आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, लफ्जुन से। लफ्जुन, जस्ट मुझे चेक करने देंगे क्या व्हाइट बोर्ड क्लियर है? जी क्लियर है। लफ्जुन, अच्छा लफ्जुन को इंग्लिश में कहते हैं अटरेंस। अटरेंस, वैसे तो वर्ड कहते हैं ना वर्ड, लेकिन जब हम लिंग्विस्टिक्स की बात करते हैं तो इस लफ्ज को इंग्लिश में अटरेंस कहा जाता है। लफ्ज किसको कहते हैं? जो अल्फाज हम बोलते हैं, जिसका हम तलफ्फुज करते हैं, यानी ये जो हमारे मुंह से निकलते हैं अल्फाज की सूरत में, इसको अरबिक में कहते हैं मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान। इंसान जिस चीज को प्रोनाउंस करता है, इंसान जिस चीज का तलफ्फुज करता है, उसको हम लफ्ज कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं व्हाट एवर वी स्पीक इज कॉल्ड अटरेंस। जो भी हम बोलते हैं वो लफ्ज कहलाता है, वो अल्फाज होते हैं। ठीक है, तो लफ्ज उसको कहते हैं जो हम बोलते हैं। जो भी हम बोलेंगे वो लफ्ज होगा, चाहे उसका कोई मीनिंग हो या ना हो। हमने जो बोल दिया वो लफ्ज होगा, ये बात नोट करें, चाहे उसका कोई मीनिंग हो या मीनिंग ना हो। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं पानी वानी पिएंगे, ये उर्दू में हम यूज करते हैं पानी वानी, पानी वानी। तो ये पानी का तो मीनिंग है वाटर, इसको अरबिक में कहते हैं माउन। जैसे कि कुरान पाक में है वो अनज़लना मिनस समाई माआ, और हमने नाजिल किया आसमान से पानी, माअन, पानी। तो ये पानी का तो मीनिंग है, लेकिन ये जो साथ हम वानी कहते हैं, वानी का तो कोई मतलब नहीं है, ये तो हम वैसे यूज कर देते हैं। स्टिल फिर भी ये भी लफ्ज है और ये भी लफ्ज है, अगरचे इसका मीनिंग है और इसका मीनिंग नहीं है, लेकिन लफ्ज की डेफिनेशन इन दोनों पे फिट हो रही है, क्योंकि लफ्ज कहते हैं जिसको हम बोलते हैं। मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, व्हाट एवर वी स्पीक, जिस चीज का इंसान तलफ्फुज करता है वो लफ्ज है, चाहे उसका मीनिंग हो या ना हो। ठीक है, अब देखें ये जो पानी है ये है बा माना। बा माना का मतलब, बा का क्या मतलब होता है? बा अलिफ बा वाला, बा वकार इज्जत वाला, बा समझ वाला, बा अखलाक अखलाक वाला। तो ये बा का मतलब है वाला। तो पानी का मीनिंग है, पानी एक ऐसा लफ्ज है जो बा माना है, और ये जो वानी है ये बे माना है। बे का मतलब होता है नहीं, बेसमझ जिसमें समझ ना हो, बेअकल जिसमें अकल ना हो, बेवकूफ। ठीक है, इस तरह। तो पता हमें ये चला डियर स्टूडेंट्स कि लफ्ज जिसका इंसान तलफ्फुज करता है वो लफ्ज है, जो हम बोलते हैं वो लफ्ज है। लफ्ज दो तरह का होगा, या तो लफ्ज होगा बा माना, इसको आप कहेंगे मीनिंगफुल, या लफ्ज होगा बेमाना, इसको हम कहेंगे मीनिंगलेस। तो डियर स्टूडेंट्स लफ्ज या तो बा माना होगा या तो बेमाना होगा। बा माना जिसका कोई मतलब हो, बेमाना जिसका कोई मतलब ना हो। अगर लफ्ज बा माना हो तो उस लफ्ज को हम कहते हैं मौजू, मौदूउन। ये मौदूउन टर्मिनोलॉजी है, ये इस्तिलाह है। लफ्ज मौजू किसको कहते हैं? बा माना को। और अगर ऐसा लफ्ज हो जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जैसे कि वानी, तो इसको कहते हैं मुहमल, मुहमल, मुहमलुन। आमतौर पे जब हम उर्दू में स्पीक कर रहे होते हैं तो हमें किसी की बात की समझ ना लगे तो हम कहते हैं यार क्या मुहमल बातें कर रहे हो, मुहमल बातें कि जिनका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो अगर लफ्ज डियर स्टूडेंट्स बा माना है वो मौजू है, और अगर लफ्ज बे माना है तो वो मुहम्मल है। अच्छा ये देखिए लफ्ज अल्लाह,
लफ्ज अल्लाह, अल्लाहु। हमारे कुछ ऐसे हजरात भी हैं लिविंग इन पाकिस्तान, यईशु फिल पाकिस्तान, पाकिस्तान में रहते हैं, और उनका कॉन्सेप्ट क्या है कि लफ्ज अल्लाह मुहम्मल है। माद अल्लाह, लफ्ज अल्लाह मुहम्मल नहीं है। मुहम्मल तो मीनिंगलेस होता है, आप तो फिर दहरिया बन जाएंगे। ये तो जो एथियस्ट हैं, ये तो उनका कॉन्सेप्ट है कि कुछ भी नहीं है अल्लाह, वो तो अल्लाह की एग्जिस्टेंस का इनकार करते हैं। तो लफ्ज अल्लाह को आप मुहम्मल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जो लफ्ज मुहम्मल होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जबकि लफ्ज अल्लाह की वैल्यू है। और लफ्ज अल्लाह का प्रॉपर एक मीनिंग है जो कि तफासिर में डिस्कस किया हुआ है कि लफ्ज अल्लाह का मीनिंग क्या है। अगर हम लफ्ज अल्लाह के नीचे अल्लाह ही लिखते हैं, इट डजंट मीन कि लफ्ज अल्लाह का कोई मतलब नहीं है। ये एक बाकायदा इस्तिलाह है जो खालिक हकीकी के लिए बोली जाती है। तो इन अल मुख्तसर आप लफ्ज अल्लाह को मुहम्मल नहीं कह सकते, क्योंकि मुहम्मल की वैल्यू नहीं होती। कुरान पाक में एक लफ्ज भी ऐसा नहीं है जो मुहम्मल है। सारे के सारे अल्फाज मौजू हैं जिनका कोई ना कोई मीनिंग है। अलिफ लाम मीम के नीचे अलिफ लाम मीम लिखा होता है, इट डजंट मीन कि उसका कोई मीनिंग नहीं है। उसका मीनिंग है लेकिन हमको नहीं पता। यासीन के नीचे यासीन लिखा होता है, इसका यह मतलब नहीं है कि उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसका मीनिंग है लेकिन हमें उसके मीनिंग का नहीं पता। कुरान और अहादीस में कोई लफ्ज ऐसा नहीं है जो, कोई लफ्ज ऐसा नहीं है जो मुहम्मल हो, ठीक है, क्योंकि लफ्ज मुहम्मल की कोई वकात नहीं होती। तो डियर स्टूडेंट्स, मुहम्मल लफ्ज की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम मुहम्मल अल्फाज को डिस्कस नहीं करेंगे। सरफनो में जितनी भी डिस्कशंस हैं वो लफ्ज मौजू के बारे में है कि लफ्ज मौजू उसको कहते हैं जो बामाना हो, जिसका कोई मीनिंग हो। ओके जी, आइए डियर स्टूडेंट्स अब आगे चलते हैं। मैंने एक लफ्ज बोला माउन, उसका मतलब है पानी। तो ला शक्क फीही अन्ना हाज़ल लफ्ज़ मौदूउन, इसमें कोई शक नहीं कि ये लफ्ज मौजू है क्योंकि इसका मीनिंग है पानी। अब मौजू लफ्ज या तो एक होगा या एक से जायद होंगे। अगर मौजू लफ्ज हो अकेला, अकेला अकेला लफ्ज लिखा हुआ है, अकेले मौजू लफ्ज को हम क्या कहेंगे? कलीमा। ये लाइन याद कर लें, ये नोट्स में भी लिखी होगी। अकेले मौजू लफ्ज को कलीमा कहते हैं, और कलीमा का कॉन्सेप्ट हर लैंग्वेज में है, उर्दू में, अरबिक में, पर्शियन में, इंग्लिश में, ठीक है। अकेले मौजू लफ्ज को कलीमा कहते हैं, और कलीमा को इंग्लिश में वर्ड कहते हैं, वर्ड, ठीक है। अकेला मौजू लफ्ज कलीमा कहलाएगा, ये याद रखें। अकेला हो और मौजू लफ्ज हो, ये टू कंडीशंस हैं, दो शराइत हैं। मौजू हो और अकेला हो, उसको हम डियर स्टूडेंट्स कलीमा कहते हैं, और कलीमा को हम मुफरद भी कहते हैं, मुफरद, ठीक है। नंबर 2, अगर तो मौजू लफ्ज अकेला है तो वो कहलाएगा कलीमा, और अगर मौजू लफ्ज अकेला नहीं है बल्कि कम से कम कितने हैं? 2, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। कम से कम अगर मौजू अल्फाज 2 हैं तो उनका जो मजमुआ होगा, मजमुआ, एक से जायद मौजू अल्फाज के कंपाउंड को, मजमुए को हम कहते हैं मुरक्कब। मुरक्कब के अंदर कम से कम 2 अल्फाज होंगे। द कॉम्बिनेशन ऑफ मिनिमम 2 वर्ड्स इज कॉल्ड मुरक्कब। कम से कम 2 मौजू अल्फाज के मजमुए को, यह मजमुआ वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मजमुआ, 2 अल्फाज, 2 मौजू अल्फाज का मजमुआ। अब आए इस लाइन पे, ये 2 अल्फाज हैं पानी वानी। आप मुझे मैसेज करके बताएं कि पानी वानी को हम मुरक्कब कह सकते हैं? जी जी डियर स्टूडेंट्स, बताइएगा कि क्या पानी वानी को हम मुरक्कब कह सकते हैं? जी आंसर करें। नहीं, क्यों नहीं कहेंगे? साथ रीजन भी बताएं।
एक ने यस भी बोला, यस नो जी, रीजन बताएं। अगर ये मुरक्कब है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं। मुरक्कब की डेफिनेशन क्या है? कम से कम दो अल्फाज, दो मौजू अल्फाज का मजमुआ, दो मौजू अल्फाज का मजमुआ जी, दो मौजू अल्फाज का मजमुआ। शाबाश, गुड जी। क्यों? क्योंकि इसमें जो एक लफ्ज है वो तो मौजू है ही नहीं है। ठीक है, हमने कहा था दो मौजू अल्फाज, दो मौजू अल्फाज का मजमुआ मुरक्कब कहलाता है। ये दो अल्फाज तो हैं लेकिन ये मौजू नहीं है, ये तो मुहमल है, तो लिहाजा ये मुरक्कब नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं कहता हूं किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब, तो बताएं ये किताबुल्लाही, इसमें बताएं मुरक्कब कौन सा है? किताब, अल्लाह, या मिल मिला के ये जो एक होल है, होल, ये जो एक मजमुआ है, ये मुरक्कब है। अब ये भी आप आंसर करें, किताब मुरक्कब है, लफ्ज अल्लाह मुरक्कब है, या इनका जो कॉम्बिनेशन है, जो ये पूरी शेप है, ये मुरक्कब है? जी, इसका भी आंसर करें जी। कलेक्शन, गुड, मजमुआ, ठीक है। इवन के ये जो एक लफ्ज है किताब, अगर हम लफ्ज अल्लाह को इग्नोर करें तो लफ्ज किताब तो कलिमा है, मौजू एक लफ्ज है, ये मौजू एक लफ्ज है, ये कलिमा है। लेकिन जब हम इनके कलेक्शन को की बात करेंगे, जब होल की बात करेंगे, तो एज अ कंपाउंड, एज अ होल ये मुरक्कब है। ये लाइन याद रख ले, एज अ होल, ठीक है। ये मौजू की, मुरक्कब की डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है मजमुआ। दो मौजू अल्फाज का मजमुआ मुरक्कब कहलाएगा, ना कि एक लफ्ज। एक लफ्ज तो इन इटसेल्फ बजाते खुद वो कलिमा ही होगा। ठीक है, चले अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, लफ्ज बामाना होगा या बेमाना होगा। बामाना मीनिंगफुल, उसको कहेंगे मौजू। अगर वो अकेला हो तो कलिमा कहलाएगा, और अगर एक से जायद मौजू अल्फाज का मजमुआ हो तो वो मुरक्कब कहलाएगा। ये बात कहते हैं, ये जितनी बेसिक्स है आपने अल्फाज को अपने माइंड में बिठाना है। ये वो चीजें हैं जो टू द पॉइंट आपके माइंड में हो, इसलिए इनको रिपीट किया जा रहा है। क्या? अकेला मौजू लफ्ज इज इक्वल टू कलिमा, ये आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। कम से कम दो अल्फाज का मजमुआ, वो मजमुआ इज इक्वल टू मुरक्कब। ठीक है, यहां तक अगर डियर स्टूडेंट्स आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट बना लें, ये फिर मुझे सेंड कीजिएगा, मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा जी। इसका स्क्रीनशॉट बना लें, जल्दी कीजिएगा। हमारे ये तकरीबन 3 पोर्शन है इस क्लास के, ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ है। आए अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। हमने कहा है कि अकेला मौजू लफ्ज कलिमा कहलाता है, कलिमा, कलिमा कहलाता है, और कलिमा को मुफरद भी कहते हैं। कलिमा की 3 टाइप्स होती हैं, इस्म, फेल और हर्फ। इनको मैं इन डिटेल डिस्कस करूंगा। ये जितनी ज्यादा बेसिक है उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ी तवज्जो के साथ आपने इनको अंडरस्टैंड करना है। हम इसको फार्मूला की सूरत में अंडरस्टैंड करेंगे कि फेल से क्या मुराद है और इस्म से क्या मुराद है। देखें, इस्म का क्या मतलब होता है? इस्म वो होता है जिसका माना हो, और माना क्या हो? मुस्तकिल। ये याद रख लें, ये एक मुरक्कब है, माना मुस्तकिल। ये अरबी की बुक्स में जब इस्म को डिफाइन किया जाता है कि मा तारीफुल इस्मी, तो कहा जाता है वो होता है जो मुश्तमिल होता है, माने मुस्तकिल। हमने इसको समझना है, इस्म इज इक्वल टू माने मुस्तकिल। आप इसको मुस्तकिल माना भी कह सकते हैं। मुस्तकिल माना हो जिसका परमानेंट मीनिंग। ये परमानेंट मीनिंग का क्या मतलब है, इस चीज को हमने डिस्कस करना है। ठीक है, नंबर 2, फेल किसको कहते हैं? फेल का मतलब ये है कि मानाए मुस्तकिल हो, आप इसको मुस्तकिल माना भी कह सकते हैं। ठीक है, मानाए मुस्तकिल यानी परमानेंट मीनिंग हो,
प्लस जमाना, जमाना कहते हैं टाइम को, माजी, हाल, मुस्तकबिल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। फेल के अंदर दो चीजें हैं, मीनिंग प्लस जमाना प्लस टाइम। या तो गुजरा हुआ होगा जिसको आप पास्ट कहते हैं, माजी कहते हैं, या मौजूदा टाइम होगा जिसको आप हाल कहते हैं, प्रेजेंट कहते हैं, या आने वाला टाइम होगा जिसको आप मुस्तकबिल कहते हैं, फ्यूचर कहते हैं। फेल के अंदर एट अ टाइम, एक ही वक्त में दो चीजों का पाया जाना जरूरी है। इसम के अंदर टाइम जमाना नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, माने मुस्तकिल। माने मुस्तकिल का मतलब क्या होता है, ये देखें, मैंने यहां पे लिखा माउन। तो माउन जब कहा, जिसका मतलब पानी होता है, आपके माइंड में एक वाटर की शेप आ जाएगी। वो जो शेप है ना, उसको कहा जाता है मुस्तकिल माना, जिसको अपना मीनिंग शो करने के लिए किसी दूसरे लफ्ज की जरूरत नहीं होती। मैंने माउन बोला, आपके माइंड में वाटर की एक लिक्विड टाइप की प्रॉपर एक शेप आ गई है, आपके जहन में एक पानी की शक्ल आ गई है। वो जो जहन में शक्ल आई है ना, वो है माना मुस्तकिल। ये बात याद रखें, मीनिंग का ताल्लुक हमेशा जहन के साथ है, मीनिंग कभी भी ये बाहर नहीं होता, ठीक है। जो आपके जहन में एक शेप आती है उसी को हम मीनिंग कहते हैं। तो माने मुस्तकिल का मतलब कि अगर आपके जहन में एक प्रॉपर शेप आ गई है, एक शक्ल आ गई है, वो माने मुस्तकिल कहलाता है। मिसाल के तौर पे मैं इधर कहता हूं मस्जिदुन, तो आपके जहन में मस्जिद की शेप आ जाएगी, ठीक है। तो ये माने मुस्तकिल है। फेल में क्या होता है, माने मुस्तकिल भी होता है और जमाना भी होता है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं नासौरा, नासौरा, तो अब नासरा का आपको मीनिंग का नहीं पता, मैं इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है मदद की, मदद की। तो माने मुस्तकबिल भी है मदद करना, ये एक मीनिंग है मदद करना, आपको पता मदद करना किसे कहते हैं, और साथ साथ जमाना भी है मदद की। तो आप बताएं ये माजी का जमाना है या हाल है या मुस्तकबिल है, ये किसकी बात हो रही है, मदद की। क्या इसमें जमाना पाया जा रहा है, जी बताइएगा, मदद की उस एक मर्द ने। तो इसमें जमाना पाया जा रहा है पास्ट का, हमें पता चल रहा है कि पास्ट की बात हो रही है, गुजरे हुए जमाने की बात हो रही है। यहां पे हम लिखेंगे नसरुन, नसरुन का मतलब है मदद करना, मदद करना। तो इसमें जमाना नहीं है मदद करना, वो फकत एक मदद वाला मीनिंग है, जमाना नहीं है। जमाना किसमें है, नासारा, मदद की। अच्छा अब देखें, वो चीज जो आमतौर पे बुक्स में नहीं लिखी होती और आपके लिए उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है, ला बुद्दा लकुम फहमुहा, उसको समझना जरूरी है। वो कौन सी चीज है, तवज्जो करनी है। फेल के अंदर दो चीजें हैं, माने मुस्तकिल और जमाना। ये जो नून सौद रा है, ये माने मुस्तकिल को शो कर रहा है, टू हेल्प समबॉडी, मदद करना। देखें इधर भी मतलब है मदद का, मदद का मतलब इधर भी है, ये मदद शो हो रहा है नून साद रा से, लेकिन जमाना किससे शो हो रहा है, पास्ट। जमाने माजी शो हो रहा है ये तीन जबरों से, आ, ये जमाने माजी को शो कर रहा है। नून साद रा माने मुस्तकिल को शो कर रहा है, और आ ये जो जबरों का एक सीक्वेंस है, ये खास है फेल के साथ। ये जो तीन जबरें आई हैं एक तरतीब के साथ, ये फेल के साथ खास हैं। जब भी किसी लफ्ज के ऊपर इस तरह तीन जबरें आ जाएंगी तो इसका मतलब यही होगा कि उसमें टाइम पाया जा रहा है, उसमें जमाना पाया जा रहा है और जमाने माजी पाया जा रहा है। मिसाल के तौर पे मैं यहां पे लिखता हूं दरबुन, दरबुन का मतलब है मारना। तो अगर आप इसका फेल बनाना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे, आप दौद रा बा लिखकर तीनों के ऊपर जबर दे देंगे तो ये हो जाएगा दौराबा। अब इसका तर्जुमा होगा मारा, मारा उससे एक मर्द ने। पता है कि वो पास्ट जमाने माजी की बात हो रही है।
تو یہ جو حرکات ہیں، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں نا، یہ جو حرکات کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے جو زمانے کو شو کرتی ہے. یہ ایک لائن لکھ لیں، یہ آپ کو بہت زیادہ کام آئے گی، بہت ہی زیادہ کام آئے گی. حرکات کی ایک خاص ترتیب زمانے ماضی کو شو کرتی ہے. اس کو میں نے نوٹس میں شامل نہیں کیا، لیکن اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. حرکات و سکنات کی یا حرکات کی ایک خاص ترتیب زمانے ماضی کو شو کرتی ہے. حرکات کی وہ ترتیب کیا ہے؟ دیکھیں، یہ 3 حروف ہیں، زبر زبر زبر، آ آ آ. ایک ترتیب یہ ہے، یہ زمانے ماضی کو شو کرتی ہے. پھر 3 حروف ہیں اور یہ ہے آ ای آ، آ ای آ. یہ جو ترتیب ہے، جیسے اس کی میں مثال لیتا ہوں، سامیہ، سامیہ، آ ای آ. یہ جو حرکات کی ترتیب ہے یہ زمانے ماضی کو شو کرتی ہے. آ آ آ یہ بھی زمانے ماضی کو شو کرتی ہے. اسی طرح ایک اور ترتیب دیکھیں، آ او آ، آ او آ. یہ بھی جو ترتیب ہے یہ زمانے ماضی کو شو کرتی ہے. تو یہ 3 سٹیپس ہیں، یہ 3 ریدمز ہیں، آ آ آ، آ ای آ، آ او آ. جب بھی کسی لفظ کے اوپر اس طرح زیر زبریں آئیں گی تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ اس کا ایک میننگ بھی ہے اور اس میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، اسم کے اندر صرف معنی مستقل اور زمانہ نہیں، جبکہ فعل کے اندر معنی مستقبل بھی ہے، معنی مستقل بھی ہے اور زمانہ بھی ہے. اسم کی اور بھی علامات ہیں. اسم کے آخر میں گول تا آتی ہے، اسم کے شروع میں الف لام آ جاتے ہیں، اسم کے آخر میں تنوین آ جاتی ہے. فعل کے شروع میں کبھی بھی الف لام نہیں آتا، فعل کے آخر میں کبھی بھی گول تا نہیں آتی، فعل کے آخر میں کبھی بھی تنوین نہیں آتی. اسم کے آخر میں زیر آ جاتی ہے جبکہ فعل کے آخر میں زیر نہیں آتی. یہ آپ اسم کی 4 علامات یاد کر لیں. اسم ہوگا یا تو الف لام ہوگا یا گول تا ہوگی یا تنوین ہوگی یا زیر ہوگی. 1-2 اور بھی اہم علامات ہیں لیکن ان کے بھی آپ کو سمجھ نہیں لگے گی. فعل کی ایک ہی مین علامت ہے کہ زمانہ، معنی مستقل کے ساتھ زمانہ. فعل کی اگر آپ ڈیفینیشن یاد کر لیں تو آپ کو فعل کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. اگر آپ کو یہ ڈسکشن سمجھ لگی ہے تو میرا ایک کوشچن ہے، اگر آپ اس کو آنسر کر دیتے ہیں تسلی کے ساتھ 2-3 لائنیں اس کے بارے میں لکھیں. دیکھیں، ایک لفظ ہے غدن. غدن کا مطلب ہوتا ہے آنے والا کل، ٹمارو. آپ نے بتانا ہے غدن اس کا مطلب ہے آنے والا کل، ٹمارو. آپ بتائیں یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ جی، یہ سمجھے آپ کے لیے ایک چیلنج ہے. غدن اسم ہے یا فعل ہے؟ اور ساتھ آپ نے ریزن بھی بتانی ہے. اسم ہے، اسم ہے، اسم ہے. ریزن، اس میں کیا زمانہ نہیں پایا جا رہا؟ اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے، غدن، کل. تو ریزن بتائیں اس کو ہم فعل کیوں نہیں کہہ رہے؟ کوشچن میرا یہ ہے، غدن کو فعل کیوں نہیں کہہ رہے باوجود اس کے کہ اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے؟ جی، معنی مستقل تو فعل میں بھی ہوتا ہے. فعل کیا ہے؟ معنی مستقل پلس زمانہ. ٹھیک ہے، معنی مستقل اسم میں بھی ہوگا اور فعل میں بھی ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن اس میں ساتھ زمانہ بھی ہے اور زمانہ اس میں پایا جا رہا ہے. جی، کوشچن آنسر دیں. یہ آنسر دیں گے اس سے آپ کا مائنڈ بھی چلے گا. ویڈیو نہیں آ رہی، جسٹ 1 منٹ. اب آ رہی ہے ویڈیو؟ تنوین ہے، ٹھیک ہے، لاسٹ میں تنوین ہے جس کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسم ہے، لیکن اس میں زمانہ بھی آ رہا ہے. کوشچن یہ ہے کہ اس میں زمانہ ہے اور اس کو پھر اس میں زمانہ کیوں آ گیا؟ بتائیں.
जमाना इसमें क्यों है अगर ये इसम है तो? ये मेन क्वेश्चन है। अब तो वीडियो आ रही है ना, बताइएगा। अब वीडियो आ रही है। ये सदन नहीं गदन लिखा हुआ है, जबकि इसमें, क्योंकि इसम का सुनते ही एक शक्ल आपके ذہن में आती है, लेकिन कल की कोई शक्ल नहीं है। नहीं, कल की शक्ल तो होती है, वो अगरचे आप उसको इमेजिन कर रहे होते हैं, कल की शक्ल तो होती है, गदन कल परसों शक्लें तो इनकी हैं। ये देखें, जो मैं आपसे उगलवाना चाह रहा था ना, वो आप नहीं बता रहे। देखें, मैंने आपको बोला था एक पॉइंट नोट करें कि ये जो फेल का जमाना है ये कैसे हासिल होगा। ये हरकत की मखसूस तरतीब से, आ उ आ, जबकि यहां पे जमाना तो हासिल हो रहा है, लेकिन वो गैन और दाल से हासिल हो रहा है। यहां पे गैन और दाल का मतलब ही कल है। यहां पे नून साद रा का नून साद रा जमाने को शो नहीं करता, इधर गैन और दाल जमाने को शो कर रहा है, तो वो जमाना मैटर नहीं करता। हमने कहा था फेल से मुराद जमाना वो वाला हो जो हरकत की एक खास तरतीब से हासिल होता है। इस लाइन को फिर नोट कर लें, जब कहा जाए ना फेल के अंदर जमाने का पाया जाना जरूरी है, तो इसका मतलब यह है कि हरकत की एक खास तरतीब से जो जमाना हासिल होता है, खासकर फेल माजी में जमाने माजी हरकत की एक मखसूस तरतीब से हासिल होता है। ये लाइन लिख लें, जमाना माजी हरकत की मखसूस तरतीब से हासिल होता है। वो तरतीबें तीन हैं, आ ई आ उ आ। जैसे दौराबा, आ सामिया, आ ई आ। और इधर आप कह सकते हैं कारूमा, आ उ आ। ये तीन तरतीबें हैं फेले माजी की, इसके अलावा कोई तरतीब नहीं है। तो जमाना यहां पे है तो सही, लेकिन ये जबर जेर से जमाना हमें नहीं हासिल हो रहा, ठीक है, क्योंकि गदन अन ये तरतीब जमाने को शो करती नहीं है, ठीक है। ये तरतीब जमाने को शो नहीं करती, यहां पे गईन और दाल जमाने को शो कर रहा है, और वो जमाना हमारी मुराद नहीं है। अगर ये आपका कॉन्सेप्ट ओके हुआ है तो यस का मैसेज करें। फिर हम इस लेक्चर के लास्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल जी, रफीक भाई ने जो लाइन लिखी है वो बिल्कुल दुरुस्त है। इस लाइन को आप कॉपी पेस्ट कर लें, नोट कर लें। हमारे तलबा कराम 4-5 साल पढ़ लेते हैं, लेकिन फेल का कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं होता, यकीन जाने क्लियर नहीं होता, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि फेल के जो दो हिस्से हैं, माने मुस्तकिल और जमाना, ये कहां से हासिल होते हैं। माना मुस्तकिल हरूफ से हासिल होता है, और जमाना आपको हरकत से हासिल होता है, और ना किताबों में इस तरह लिखा होता है, जबकि रियलिटी यही है। मीनिंग आपको नून सादरा से हासिल होगा, हरूफ से, और जमाना आपको हरकत से हासिल होगा, और हरकत की एक खास तरतीब है जो आपको बता दी गई है। जी, इसका स्क्रीनशॉट बना लें, स्क्रीनशॉट बना लें इसका। वीडियो नहीं आ रही, चलिए मैं इसको, अब आ गई है, ठीक है। वो आपके मैसेजेस देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट बना लें। अब तो वीडियो शो हो रही है, क्या वीडियो अभी भी नहीं आ रही? जी, अब वीडियो आ रही है, ठीक है। चलें जी, अब आइए हम थोड़ा सा अरबिक तकल्लुम की तरफ चलते हैं। टाइम हमारे पास कम है। जस्ट आज मैं आपको एक चीज अर्ज करनी है। जब हम मिलते हैं तो हम सलाम लेते हैं, हम कहते हैं कैफा अंता, कैफा अंता, अंता कैसे हो, अंता तुम। अगर फीमेल है तो अंती,
मेल के लिए जबर और फीमेल के लिए जेर, मर्द के लिए जबर और औरत के लिए जेर। कैफ अंती, कैसे हो तुम एक मर्द, कैफ अंती, कैसी हो तुम एक औरत। इसी तरह कैफा हालुका, हालुका, कैसा है तुम्हारा हाल। ये काफ के ऊपर जबर है तो मर्द से बात कर रहे हैं। अगर औरत को कहना है तो आप कहेंगे कैफा हालुकी, काफ के नीचे जेर आ जाएगी, ये आप औरत से कहेंगे। औरत के लिए जेर, मर्द के लिए जबर। कैफा अंता, कैसे हो तुम, कैफा हालुका, कैसा है तुम्हारा हाल। आजकल एक और बोली और डायलेक्ट चल रहा है, वो क्या है, कैफा का, कैफा का, कैसे हो तुम। ये इस तरह भी यूज हो जाता है, कैफा का, कैसे हो तुम, कैफा की, कैसी हो तुम। ठीक है, ये आपने यूज करना है। मैं सुबह आपको इसका पेज सेंड करूंगा, लेकिन ये मेन चीज आपको समझा दी है। तो आप आंसर में क्या कहेंगे, आना बिखैरिन, मैं खैरियत से हूं। जब हम ये कहते हैं ना, ओके गुड बाय, गुड बाय या खुदा हाफिज, तो अरब लोग खुदा हाफिज की जगह क्या कहते हैं, माअस्सलामती। अगर आप वक्फ करेंगे तो आप कहेंगे माअस्सलामा, वो कहते हैं माअस्सलामती। वैसे तो माअस्सलामती का मतलब है सलामती के साथ रहो, लेकिन वो खुदा हाफिज की जगह कहते हैं माअस्सलामती। हम कहते हैं गुड बाय, खुदा हाफिज, वो कहेंगे माअस्सलामा, माअस्सलामा, आउक, माअस्सलामा। ओके को आउक, आउक, माअस्सलामा। अच्छा, कहना हो फिर मिलेंगे, तो फिर वो कहते हैं इलल लिका, ये इला है, ठीक है, इलल लिका, तो ये भी इलल लिका, सी यू अगेन, सी यू लेटर ऑन, फिर मुलाकात होगी। ठीक है, तो इस तरह बोलते हैं माअस्सलामती इलल लिका, खुदा हाफिज फिर मिलेंगे, माअस्सलामती इलल लिका। तो ये थोड़े से एक्सप्रेशन आपने अपने ذहन में रखने। हम इस तरह के अरबी तकल्लुम को भी साथ साथ लेकर इंशाअल्लाह चलेंगे। ठीक है, ये आप 4 याद रख लें, और ये 2, माअस्सलामती इलल लिका, एक ने बोला माअस्सलामा तो दूसरा बोल दे माअस्सलामती इलल लिका, अल्लाह हाफिज फिर मिलेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 2 में याद रखिएगा, माअस्सलामती इलल लिका।